हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये हमारा जो है 160 का आंकिक प्रश्न का वीडियो है, जिसमें आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम्स का सेकंड चैप्टर है जो कि वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं, इन सभी आंकिक प्रश्न के टाइप को जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप हमारे इस चैनल पर जो है ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस लेसन से जितने टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, सभी टाइप के न्यूमेरिकल हम जो है जानने वाले हैं और आप आसान तरीके से जो है उसको सीखने वाले हैं। देखिए, आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है मन चित से लगा लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अब समय जो है कम होने के कारण आप जो है मेहनत जो है रेगुलर करते रहिए, ताकि जो है अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। हमेशा नए कंटेंट को जो है आगे पढ़ते रहिए और पुराने कंटेंट का रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि नया कंटेंट जो याद हो जाए उसका रिवीजन जो है आप बार बार करते रहिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास में। आज की ये जो वैद्युत रसायन है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम में आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन है और सिल्वर का परमाणु भार दिया गया है 108। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2020 में जो है पूछा गया है। आप आराम से साइड में उठा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। देखो, क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित करके, यानी इसमें धारा का मान दिया गया है। इसका मतलब आई का मान जो है 1.24 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और इसी में जो है 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यानी इसी में आपको डब्लू का मान जो है 10 ग्राम दे रखा है और आपसे टाइमिंग पूछ रहा है, टाइमिंग कितना लगेगा। आपको एक फार्मूला पता है, डब्लू बराबर जेड गुणे आई गुणे टी। ये फार्मूला आपको पता है और इसी में आपको जेड बराबर आपको पता है कि जेड बराबर ई अपान 96,500 ये रहता है। यानी ई अपान 96,500 ये आपके जेड की वैल्यू है और साथ में आई रहेगा और साथ में टी रहेगा। आपको यहाँ पर आई की वैल्यू दे रखा है, टी आपको निकालना है और डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है और ई आप तुल्यांकी द्रव्यमान जो है निकालेंगे। तो तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर होता है तुल्यांकी द्रव्यमान, इसको आप जाने रहिएगा। तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर होता है पदार्थ का भार बटे संयोजकता होती है। पदार्थ का भार बटे संयोजकता, इतना समझ में आया। तो अगर हम बात करें सिल्वर का, तो सिल्वर जो है इसका पदार्थ का भार परमाणु भार दे रखा है, यही पदार्थ का भार है। यानी पदार्थ का आप कह सकते हैं परमाणु भार। यहाँ पर परमाणु भार या आप अणु भार कह लीजिए, ठीक। तो पदार्थ का परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार आपका दे रखा है 108 और संयोजकता की अगर हम बात करें तो ओनली सिल्वर कह रहा है, तो सिल्वर एक ही है। यानी सिल्वर पर 1 प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए जो है 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान जो होगा ई बराबर ये आपको मिल जाएगा 108। समझ में आ गई बात। अब इसी फार्मूले पर रख देना है, तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। डब्ल्यू बराबर ये है ही है, टी बराबर फिर आपका आ जाएगा टी बराबर, देखो ये इसके साथ है, ये इसके साथ जाएगा, डब्ल्यू गुणे 96,500 ये ऊपर जाएगा और नीचे में आपका ई गुणे आई जो है नीचे आ जाएगा। सबकी वैल्यू रख देते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू 10 ग्राम है और गुणे 96,500 ये है ही है, बटे में ई की वैल्यू जो दे रखा है वो कितना है 108 है और गुणे आई की वैल्यू जो दे रखा है 1.24 है। कुछ नहीं करना है, पहले आप दशमलव हटा दीजिए। तो दशमलव हटाओगे तो यहाँ ऊपर 2 पे 0 लगा देना और लगाने के बाद आपका टी बराबर जो निकल के आएगा 10 गुणे 96,500 था ही, 2 0 और बढ़ गया और बटे में 108 और गुणे 124। आप इसको 2 से काट सकते हैं,
भाई 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4। उसके बाद भी आप एक काम करिए, नीचे का नीचे गुणा करा दीजिए, ऊपर का ऊपर। तो टी बराबर आपका 5 से गुणा कराएंगे, 1 2 3 4 0 ये है 50 25, 2 आ जाएगा, 5 छक 30, 2 32, 3 आएगा, 5 9 45 और 3 48, ये हो जाएगा। अब बटे में 108 का 62 से 6 8 1 9 और 4 2 6 6, ये इतना नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा टी बराबर जो है नीचे जो है 66 96 आ जाएगा। इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो इसमें भाग दोगे 48 2 5 1 2 3 4 0 लगा देना। ठीक, ये टी की वैल्यू लगभग जब भाग देंगे 7205.8, ये हमारा सेकंड में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा? सेकंड में निकल के आएगा। और अगर इसको घंटा में कन्वर्ट करना हो तो अगर आप इसको टाइमिंग को घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 7205.8 को 60 गुणे 60 से जो है डिवाइड कर दीजिए, तो ये लगभग आपको 2 घंटा जो है देखने को मिल जाएगा। यानी टाइमिंग जो है 2 घंटा निकल कर आ जाएगा। यही आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारा फार्मूला W बराबर ZIT होता है, ये आपको पता है। और W बराबर E/96 500 गुणे IT होता है, यानी Z बराबर E/96 500 होता है। ठीक, आपको जो जो चीज दिया गया है तुल्यांकित द्रव्यमान E बराबर जो निकाला जाता है पदार्थ का परमाणु भार बटे संयोजकता से निकल आएगा। तो आप परमाणु भार दे रखा है, संयोजकता आप सिल्वर की बात कर रहा है तो केवल सिल्वर का एक ही होगा क्योंकि इस पर एक ही प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। तो E बराबर आपका 108 जो है निकल के आ जाएगा तुल्यांकित द्रव्यमान। तो तुल्यांकित द्रव्यमान जब इस पर रखोगे सबकी वैल्यू रख दीजिए, आराम से गुणा भाग कर दीजिए, आराम से करिएगा। करोगे तो आराम से आपका जो है सेकंड में निकल के आएगा। आप चाहो तो सेकंड लगा दो और नहीं तो 60 गुणे 60 से भाग दे देना, घंटे में आ जाएगा। समझ में आई बात? यानी 2 घंटा लगेगा, यानी जो है सिल्वर जो है 10 ग्राम प्राप्त करने में। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये हमारा क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता 0.025 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी जो है ज्ञात करना है। आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि मोलर चालकता बराबर होता है 1000 गुणे के, कापा के है, और साथ में बटे में होता है विलयन की मोलरता। विलयन की जो है मोलरता होता है, ये इसका फार्मूला। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? कहा गया 298 केल्विन पर 0.20 m, तो ये 0.02 m जो है ये इसकी मोलरता दी गई है। तो आप लिख सकते हैं मोलरता बराबर 0.20 m, ये मोलरता दी गई है। और KCl विलयन की चालकता कंडक्टिविटी एक कापा के बराबर 0.025 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स ये दिया गया है। और भाई ये दिया गया तो मोलर चालकता निकालना है, तो मोलर चालकता निकल नहीं आएगा। तो आप आराम से लिख सकते हैं मोलर चालकता बराबर मोलर चालकता, कुछ नहीं करना, इसी पे रख दो 1000 ये हो जाएगा गुणे, अब के की वैल्यू दिया गया 0.025 और बटे विलयन की मोलरता 0.20। आराम से सुशांत को 1 2 3 किधर दिया है, 2 है, 1 0 और लगा दो, तो ये आराम से आ जाएगा आपका 1000 और गुणे 25 और नीचे जो है 200 आ जाएगा। आराम से काट दीजिए, चाहो तो आप 25 से काट दो भाई, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 4 बार ले जाओगे 100, 8 आ गया, 8 से इससे आप भाग दे दीजिए, 8 से ये आएगा 16 4 20 फिर 40, 8 पंचे 40। तो ये जो हमारा मोलर चालकता निकल के आ जाएगा, मोलर चालकता बराबर ये आ जाएगा 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। और मोलर चालकता है तो मोल इनवर्स में जो है हमारा आंसर जो है देखने को मिलेगा। तो समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे फार्मूला क्या है?
आपको मोलर चालकता निकालना है तो मोलर चालकता बराबर 1000 इंटू कापा के होगा। एक कापा के जो है विलयन की चालकता है, ठीक, और अपान विलयन की मोलरता, और क्वेश्चन में मोलरता दे ही रखा है और साथ में ये कापा के की वैल्यू दे रखा है, तो इसी पे रख के आराम से काट तो मोलर चालकता हमारा 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जो है निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2018 के पेपर में जो है देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका जो बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा गया है, ये आपके पेपर में आषाढ़ में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड, ये सेकंड है भाई, तक विद्युत अपघटित किया गया है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। आपको यहाँ पर कैथोड पर कितना कॉपर निकल रहा है, इस पर इसका द्रव्यमान निकालना होगा कि कितना वजनाई में कितना कॉपर निकला। तो ध्यान समझिएगा भाई, जिसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को, तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट के विलयन जो हमारा होगा, आपको पता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में Cu2 प्लस चार्ज होगा और इसमें जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब हमारा कॉपर जो है प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखिएगा। आपके क्वेश्चन में दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है 450 सेकंड दिया गया है, 450 सेकंड, और कह रहा है कि विलयन को इतने धारा, मतलब आई की वैल्यू जो है दे रखा है वो है 2.0 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। एक फार्मूला आपको पता है, आवेश Q बराबर होता है IT। क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो यहाँ आवेश निकाल लो, यानी Q की I की वैल्यू कितना है, 2 है, और T की वैल्यू 450 है। जरा इसको गुणा कराओगे तो 45 गुना 90, मतलब ये 900 कूलाम जो है निकल के आ जाएगा। क्या है ये है आवेश, ठीक भाई। आप कह सकते हैं कि 1 मोल या 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित, भाई 1 मोल कह लो और चाहे 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश, भाई कितना आवेश लगेगा, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2F हो जाएगा, 2 फैराडे। और आप जानते हैं फैराडे की वैल्यू होती है 96500, ध्यान रखना भाई। W बराबर एक फार्मूला आपको पता है, E इंटू IT अपान N गुणे F, ये आपको फार्मूला पता है, आराम से इसी पर रख दीजिए। तो ये जो F की वैल्यू है आपको पता है, ये 2F, N की वैल्यू 2 है और ये F है यहाँ पे, ये E की वैल्यू आपको पता है, तुल्यांकी द्रव्यमान इसका कितना है, तो कॉपर का आपका 63 हो जाएगा भाई। 63 जो है इसका तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की ही बात कर रहा है। और साथ में I की वैल्यू IT की वैल्यू हमने 900 निकाला है भाई। Q बराबर IT होता है ना, तो IT बराबर यहाँ पे हमने निकाल लिया है। और N की वैल्यू 2 है और F की वैल्यू आपको पता है 96500। आराम से इन दोनों को आप रख दीजिए, यहाँ आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक काम करिए, ऊपर का ऊपर गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 2 और 9 छक 54, 56 ये आ जाएगा। और नीचे जो है, और 2 से कराओगे 2 पंचे 10, 1 आएगा, 2 छक 12, 1 13 हो जाएगा, और 2 9 18, 1 19। आराम से इसमें भाग दे दीजिए। तो ये हमारा W की मात्रा जो निकल के आए 0.2938 ग्राम जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पता है, W बराबर EIT अपान NF होता है। N की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए, ये N हो जाएगा। F फैराडे है, फैराडे जो होता है 96500 हो जाएगा। और उसके बाद E जो है तुल्यांकी द्रव्यमान है कॉपर का, आपको पता है जो तुल्यांकी द्रव्यमान निकाला जाता है E बराबर होता है M अपान 2 होता है भाई, निकल के आएगा 63 होगा। और I की वैल्यू इसमें दे रखा है, T की वैल्यू दे रखा है, कुछ नहीं करना है, इन सभी मानों को रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। और नहीं तो आप यहाँ पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा जो हो जाएगी 63 ग्राम, और IT की वैल्यू दे ही रखा है, सेम वही चीज है, निकल आएगा। समझ में आ गए। सबसे पहले जो चीजें दी गई है उसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद W बराबर E गुणे IT
अपान एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं, ये हो जाएगा। ये फैराडे नियतांक का है। ये 2m जो लिखा गया है आवश्यक आवेश बराबर 2f, यानी भाई nf है। ये nf n की वैल्यू 2 है तो वही 2 लिखा गया है और ये फैराडे है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ गुणा करा लो, ऐसे रख दिया गया। ठीक, समझ में आ गया? लग जाएगा, आराम से काटोगे तो आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्नलिखित के अपचयन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी इसे अपचयन करने में कितना आवेश चाहिए, क्यों चाहिए। तो इसमें 1 मोल Al ट्रिपल प्लस चार्ज को Al में, यानी Al ट्रिपल प्लस चार्ज को Al में आवेशित करने के लिए कितना जो है आवेश की आवश्यकता होगी। और दूसरा दिया गया है 1 मोल MnO4 को Mn2 प्लस चार्ज में आवेशित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2019 में जो है पूछा गया। चलिए इसको देख लेते हैं। भाई सबसे पहला कह रहा है कि Al ट्रिपल प्लस चार्ज को Al में, तो आपको ठीक से पता है, क्या पता है कि Al ट्रिपल प्लस चार्ज अगर है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तब ये Al में परिवर्तित होगा, सीधी सी बात है। तो आप लिख सकते हैं कि 1 मोल Al के अपचयन के लिए आवश्यक आवेश, तो आप जानते हैं आवेश जो होता है Nf होता है। क्या होता है? Nf। ये N जो है फैराडे है, तो यहाँ N की वैल्यू कितना है? 3 है और F की वैल्यू जो है 96,500 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इन दोनों का गुणा करा दो तो ये 2 जीरो ऐसे हो जाएगा और 3 5 15 1 आ जाएगा, 3 6 18 1 19 1 आ जाएगा और 9 3 27 से 28। तो ये आपका आंसर इतना जो है कूलाम जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं? यानी आवश्यक आवेश जो होगा ये इतना जो है आंसर में आ जाएगा। और दूसरा देख लो, यानी 1 मोल MnO4 को O4 नेगेटिव चार्ज को Mn में Mn2 प्लस चार्ज, तो आपको पता है कि MnO4 नेगेटिव चार्ज Mn2 प्लस चार्ज में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इस पर देखा जाए कितना चार्ज है, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 चला जाएगा तो +7 और 2 बचाना है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड कर दोगे तो हमारा जो है Mn2 प्लस चार्ज प्राप्त हो जाएगा। इतना समझ में आया नहीं? भाई इससे हमें ये बनाना है तो आपको यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या पहले जानना होगा। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या भाई जितना इसका अपोजिट होगा उतने होगा, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। भाई O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 4 से गुणा कराओगे 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। इसका निकालने के लिए Mn का निकालने के लिए Mn को अगर आप x मान लेते हैं तो -2 गुणे 4 हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा, ये -1 होगा। ठीक, और उसके बाद 4 दूनी 8 x -8 बराबर -1 होगा। इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा -1 और +8, तो ये x बराबर +7 जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो +7 इसका होगा और हमें 2 प्लस चार्ज बनाना है तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 5 A प्लस और 5 A नेगेटिव और 5 प्लस को जो है न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इतना बच जाएगा। तो भाई 1 मोल Mn2 प्लस चार्ज आयन के अपचयन के लिए आवश्यक आवेश, तो हमारा आवश्यक आवेश जो होगा भाई Nf होता है, N की वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 गुणे F की वैल्यू 96,500 है, आराम से गुणा करा दो तो 5 2 0 ये हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा, 2 आएगा और 5 36 2 32 और 3 और 5 9 45 3 48, तो इतना जो है कूलाम जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस आपको Nf पर रखना है। अब आपको N पता होना चाहिए, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड किए गए, जितने होंगे उतने गुणा करा दीजिए। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 5 से यहाँ गुणा करा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा है 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता
एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। यानी विलयन की चालकता निकालना है और मोलर चालकता ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि 0.01 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेन पर मीटर दे रखा है। ये इतना आपको दिया गया है। तो हमें जो है इसमें दो चीजें हैं, एक तो है 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन है और दूसरा हमारा है 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन है। और दोनों का जो है, एक का हमें जो है विलयन की चालकता दी गई है और दूसरे का जो है हमें विलयन की चालकता जो है निकालना है और उसका जो है साथ में मोलर चालकता और मोलर चालकता दोनों ज्ञात करना है। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है कि 0.1 मोल लीटर इनवर्स विलयन का प्रतिरोध, तो इसका जो प्रतिरोध दे रखा है उसकी वैल्यू है 100 ओम, ये दे रखा है। और दूसरी बात, इसकी चालकता दे रखी है। देखो भाई, इसकी जो चालकता यहाँ दे रखी है 1.29 सीमेन पर मीटर दिया है, ये इसकी चालकता है। आपको पता है कि चालकता बराबर होता है सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध होता है। सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध होता है। तो आप इन दोनों से जो है पहले सेल स्थिरांक निकाल ले लीजिए। सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक यहां से निकल आएगा, तो ये बन जाएगा चालकता गुणे प्रतिरोध, चालकता गुणे प्रतिरोध। तो आप चालकता जो है यहाँ इसकी भाई 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन के जो प्रतिरोध है 100 है और इसी की चालकता जो है 1.29 और गुणे प्रतिरोध जो है 100 है, इसको आप इसमें गुणा करा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 129 और ये मीटर इनवर्स जो है आ जाएगा। ये मीटर इनवर्स में होता है। अब चाहे आप सेमी में लो चाहे मीटर में, तो यहाँ मीटर में दे रखा है तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका हो गया 0.1। अब इसी तरीके से उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl भरने पर, तो आप यही बताएंगे कि 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन का प्रतिरोध 520 ओम जो है दे रखा है। इसका जो प्रतिरोध दे रखा है भाई, इसका आपका 0.02 मोल लीटर इनवर्स विलयन का प्रतिरोध इतना दे रखा है। तो इसकी हमें इसका हमें चालकता निकालना है। तो आप बता सकते हैं 0.02 मोल प्रति लीटर विलयन की चालकता, हमें जो है चालकता निकालना है। तो चालकता बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ चालकता बराबर आपने लिखा है सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। भाई सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, तो सेल स्थिरांक का मान आपको यहाँ पर मिला हुआ है, तो आप इस पर रख दीजिए 129 ये दे रखा है और बटे में प्रतिरोध हमारा जो दिया गया ये है 520। जरा इससे इसमें भाग दे दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 0.248 सीमेन मीटर इनवर्स। ये हमारा जो है विलयन की चालकता जो है इसकी निकल के आ जाएगी। तो एक का आंसर विलयन की चालकता मिल गया। अब मोलर चालकता निकालना है, तो हम जानते हैं 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की मोलर चालकता, तो ये हो जाएगा विलयन की चालकता बटे विलयन की सांद्रता, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, विलयन की चालकता अभी निकाले हैं भाई, इसी विलयन का निकालना है। तो हमारा 0.248 हो जाएगा और बटे में किस 0.02 का है, तो 0.02 ये आ जाएगा। इसका एक जीरो और बढ़ा लो तो ये आपका हो जाएगा 248 और बटे 20। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.124 और जो मोलर चालकता होती है सीमेन मीटर स्क्वायर और फिर मोल इनवर्स, ये हमारा जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। देखो आपको दो विलयन दिया गया है, एक KCl का दो विलयन दिया गया, एक 0.1 मोल प्रति लीटर विलयन की जो विलयन दिया गया है इसका प्रतिरोध जो है 100 ओम है और इसी का
जो विलयन की चालकता जो दे रखा है 1.29 ये दे रखा है। तो आप इन दोनों से सेल स्थिरांक निकाल लेंगे पहले, क्योंकि दोनों सेलों का सेल स्थिरांक एक ही होगा। तो यहां पर पहले इसका सेल स्थिरांक निकाल लेंगे। तो चालकता बराबर होता है सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, तो सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणे प्रतिरोध हो जाएगा, यहां से निकल आएगा। अब दूसरा हमारा विलयन जो है वो 0.02, इस मोल प्रति लीटर विलयन का जो प्रतिरोध 520 ओम है। अब इसका हमें जो है चालकता निकालना है। तो चालकता भाई इसकी चालकता हो जाए, इसकी चालकता सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध होता है। तो यहाँ हमें जो है यहाँ पर सेल स्थिरांक निकाल लिए। अब यहाँ सेल स्थिरांक की वैल्यू रख देंगे, अब प्रतिरोध इसका दे ही रखा है, तो ये आपका इतना आ जाएगा। और अब हमें जो है दूसरा मोलर चालकता निकालना है। तो मोलर चालकता बराबर होता है विलयन की चालकता और बटे विलयन की सांद्रता। तो यहाँ पर विलयन की चालकता अभी भी निकाले हैं और सांद्रता जो जिसकी बात कर रहे हैं उसको रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.1224 सीमेन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका कोलराउंस के नियम पर आधारित है, ये भी इस टाइप के भी आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अच्छे नंबर में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है NaCl और HCl एवं CH3CO के लिए जो मोलर चालकता दे रखी है डेलम इनफाइनाइट, वो क्रमशः भाई NaCl का 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है। इसी तरीके से HCl का 425.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। और अगला जो CH3CO का दे रखा है 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ये मोलर चालकता दे रखी है। अब हमें CH3COH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट की गणना करना है, यानी CH3COH कम्ल की हमें जो है मोलर चालकता ज्ञात करना है। अम्ल है तो दुर्बल अम्लों के मोलर चालकता जो है प्रबल अम्लों की सहायता से ज्ञात किया जाता है, यह बताया थे हमने। अगर आपने नहीं देखा है इस लेसन का जो वीडियो है हमारा 1 शॉट का, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप आराम से नियमों को जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे निकाला जाएगा। भाई अगर हम बात NaCl के करें तो लैम्डा m NaCl का अगर देखा जाए इनफाइनाइट पर तो लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, ये समीकरण 1 बनेगा। इसी तरीके से लैम्डा m HCl की अगर हम बात करें इनफाइनाइट की तो लैम्डा यहाँ पर H प्लस चार्ज इनफाइनाइट होगा और प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट होगा, ये समीकरण 2 बनेगा। इसी तरीके से तीसरा हमारा है लैम्डा m CH3COO ने जो दे रखा है, इसके इनफाइनाइट की बात करेंगे तो लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट होगा और प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट होगा, ये समीकरण 3 होगा। हमें करना क्या है भाई, समीकरण 2 और 3 इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको घटा देना है। आप लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर, भाई इन दोनों को जोड़ लीजिए और फिर इसको घटा दीजिए तो हमें जो मिल जाएगा लैम्डा m CH3COOH इनफाइनाइट बराबर मिले लैम्डा m CH3COO Na होगा इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा m HCl होगा इनफाइनाइट और माइनस लैम्डा m NaCl इनफाइनाइट। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो हमें ये जो है समीकरण मिलेगा। हमें इसी को निकालना है। इसका दिया गया है मोलर चालकता, तो यानी इसकी जो मोलर चालकता है वो हमें दे रखा है 91.0 ये दे रखा है और HCl का भी दे रखा है, ये HCl का है 425.9 और माइनस हमें करना है NaCl का, तो ये है 126.4। इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 अपनी जगह पे और 5 1 6 हो जाएगा और 9 2 11 1 आएगा
और 4 1 5 हो जाएगा और माइनस 126.4। इसको अगर हम घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, दशमलव अपनी जगह है। 6 में से 6 जाएगा, शून्य आएगा और यहाँ 1 मतलब ये हो जाएगा 11 और 11 में से 2 जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 चला जाएगा 3। तो ये हमारा जो आएगा लैम्डा m CH3 COOH की वैल्यू निकल के इनफाइनाइट पे आ जाएगी। ये भी होगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में आंसर आ जाएगा। तो समझ में आई बात। तो इस तरीके से जो है ये न्यूमेरिकल जो है लगाया जाता है। कुछ नहीं करना है, बस आप जो है इनको इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसको आप घटा दीजिए, यानी इन्हीं समीकरणों को समीकरण 2 और 3 को जोड़ करके समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा और जिन इन सबका मान दिया गया है इन सबके मान की सहायता से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जान लीजिएगा, लॉन्ग में ही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो इस टाइप से आपके पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। इसमें आपको Zn Zn2 प्लस 4 1 मोलर तक की ब्लेंड में डुबाया गया है और फिर जो है Cu2 प्लस 4 Cu। ये एक सांद्रता सेल है जिसमें जो है दोनों साइड में एक जिंक की छड़ है जो जिंक सल्फेट के ब्लेंड में डुबाया गया होगा और दूसरा कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डुबाया गया है और दोनों को मिला करके एक कंप्लीट सेल बनाया गया है। तो कह रहा है कि E यानी मानक इलेक्ट्रोड Zn2 प्लस 4 Zn का जो है और Cu2 प्लस 4 Cu के मान जो है इसमें दे रखा है कि माइनस 0.76 वोल्ट जो है इसका है तथा प्लस 0.34 वोल्ट जो है इसका है और इनकी सांद्रता 1 मोलर है, यानी 1 मोलर पे दिया गया है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि E सेल 0 बराबर होता है, यानी E सेल अगर निकाला जाता है तो भाई एक में से दूसरा घटा देते हैं तो हमारा E राइट हो जाएगा माइनस E लेफ्ट हो जाएगा, यानी राइट में से लेफ्ट को घटा देंगे तो अगर देखा जाए तो E भाई राइट में हमारा E Cu2 प्लस 4 Cu है और इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट की बात करें Zn2 प्लस 4 Zn दे रखा है तो इसी इन दोनों की हमें जो है मान इसमें रख देना है। तो इसकी जो वैल्यू दे रखा है Cu का वो है 0.34 और माइनस अपनी जगह है और फिर Zn की जो हमें वैल्यू रखना है वो माइनस 0.76 है। इसको ठीक करोगे ऐड करोगे तो 0.34 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 4 10 हो जाएगा, 1 आएगा और 7 3 10 1 11 हो जाएगा, बचा 1 और दशमलव अपनी जगह 1 यहाँ आ जाएगा। तो इतना वोल्ट हमें जो है ई सेल जो है प्राप्त हो जाएगा, यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमें मिलेगा वो इतना आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई, एक सेल है जिसका Cu2 प्लस 4 Cu का मान जो है दे रखा है और Zn2 प्लस 4 Zn का दे रखा है तो आराम से आप इस दोनों को घटा दीजिए, यानी राइट और लेफ्ट, पहले राइट लिखा जाएगा फिर लेफ्ट। राइट में हमारा ये दिया गया है और लेफ्ट में ये दिया गया है और बीच में माइनस होगा। अब चूंकि इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में दी गई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा आराम से। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2019 के सेट में जो है देखने को मिल जाएगा। देखो उसी क्वेश्चन को अगले टाइम में इस टाइप से पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी ईएमएफ इसमें भी निकालना है। सेल हमारा रिएक्शन दिया गया है Zn प्लस 2Ag प्लस 4, ये विलेयर में है, ये सॉलिड है तो ये Zn2 प्लस 4 एक ही हो जाएगा और 2Ag सॉलिड में प्राप्त होगा। और इसमें दिया गया है कि E Zn2 प्लस 4 Zn जो होगा माइनस 0.76 वोल्ट है और जबकि E0 Ag प्लस 4 Ag का जो दिया है प्लस 0.80 वोल्ट जो है दे रखा है। बड़ा आसान है, सेम वैसे ही लगेगा भाई। इसमें आपको Ag प्लस 4 और Ag जो होगा ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड का, तथा अगर हम बात करें Zn2 प्लस 4 और जो Zn है ये एनोड का काम करेगा, एनोड का कार्य करेगा। समझ में आई बात करें तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। तो हमारा ई सेल जो होगा बराबर
ई आर होगा और माइनस ई लेफ्ट होगा। समझ में आई बात? तो अब ई आर जो होगा हमारा ई जीरो, ये होगा एजी प्लस 4 एजी हो जाएगा और माइनस ई, और लेफ्ट में जो आएगा जेडन 2 प्लस 4 जेडन हो जाएगा। इनके अगर मान रखे जाए तो भाई एजी का मान यहाँ पे दे रखा है प्लस 0.80 और माइनस, और इनके जो मार्क्स दे रखे हैं माइनस 0.76। इनको जरा सॉल्व करेंगे तो 0. ये इतना रहेगा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 8 7 15 होता है, तो यहाँ आ जाएगा इतना, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हमारा ई सेल विद्युत वाहक बल जो है 1.56 वोल्ट का जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? रिएक्शन दिया गया है तो एक पर ऑक्सीकरण होगा, दूसरे पर अपचयन होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है, दोनों की वैल्यू दिया गया है, तो हम ई सेल बराबर एक का भाई हमारा राइट का होगा, एक लेफ्ट का होगा, जो सेल बनेगा तो सेल का ये हमारा राइट में जो आएगा एजी का आएगा, और लेफ्ट में जो जाएगा ये जाएगा, तो दोनों के मार्क्स रख देंगे, निकाल देंगे। समझ में आ गया? चलो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है ये भी 2020 में पूछा गया है, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। हमारा सेल जो दिया गया है CD2 प्लस 4 1 मोलर सांद्रता में है, और फिर Ag प्लस 4 और फिर Ag में जो है, यानी एक सेल हमारा ये है अर्ध सेल, दूसरा अर्ध सेल ये है। अब इसमें निम्न दिया है जिनमें अपक्रियाओं के मान अपचयन विभव, यानी अपक्रियाएं जो हो रही हैं इनके मानक अपचयन विभव, यानी मानक अपचयन विभव का मान दे रखा है। तो मानक अपचयन विभव जो दिया है CD2 प्लस 4 CD का, वो E0 बराबर माइनस 0.40 वोल्ट है, और Ag प्लस 4 Ag का जो मानक अपचयन विभव दे रखा है प्लस 0.80 वोल्ट जो है दे रखा है। हमें इसमें जो है विद्युत वाहक बल जो है निकालना है। तो आप जानते हैं जो विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर होता है वो होता है E0 माइनस 0.0591 अपान n होता है, और साथ में log बेस 10 ऊपर हो जाएगा CD2 प्लस 4 और नीचे हो जाएगा Ag प्लस 4। अब चूंकि ये भी जो है 2 में है तो इसका भी वर्क कर देंगे। ये जो है हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें हमें जो है देखिए, इसको अगर हम रखेंगे तो हमारा E0 माइनस 0.0591 अपान n, भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 प्लस 4 जो है तो n की वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा, और ये log बेस 10 की अगर हम बात करें तो CD2 प्लस, अगर इसकी सांद्रता देखा जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। तो इसको और ठीक से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा E0 माइनस 0.0591 अपान 2 log बेस 10, और ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर log बेस 1 बन जाएगा। और आपको पता है कि log बेस 1 का मान जो होता है 0 होता है, तो यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा ई सेल जो होगा, अगर हम ई सेल की बात करें तो E0 होगा। तो अब E0 हमें निकालने के लिए E0 जो हम निकालेंगे तो इसमें दे रखा है भाई, दोनों को घटा देंगे तो हमारा प्लस 0.80 माइनस इनमें से घटाएंगे तो ये हमारा माइनस, और फिर इसकी वैल्यू जो है माइनस में दे रखा है तो 0.40 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा E0 जो निकल के आएगा भाई, ये आएगा 0.80, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा 0.40। इसको आप जब निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 4 12, ये इतना आ जाएगा, और एक के अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये मानक अपचयन विभव होगा जो कि वोल्ट में आएगा। तो यही हमारा ई सेल जो है प्राप्त हो जाएगा 1.20 वोल्ट। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो
सीधी सी बात है, हमें ई सेल निकालना है, तो ई सेल बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान n log बेस 10 Cd2 प्लस 4 जमा Ag प्लस 4। ये हमारा जो है फार्मूला होता है जिसे हम घनिष्ठ समीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमें ई सेल निकालना है, तो हम सबसे पहले इधर जो इनके वैल्यू है इनको देखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि एक मोलर, देखो इधर भी 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ रख देंगे। तो रखने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा log बेस 10 1 आ जाएगा, और 1 की वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर 0 होगा तो पूरा 0 आ जाएगा। तो ई सेल हमारा जो होगा, जो मानक अपचयन विभव होगा सेल का, वही होगा। तो मानक अपचयन विभव निकालने के लिए हम जो है राइट और लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, भाई आप जानते हैं E0 बराबर होता है E राइट 0 माइनस E लेफ्ट 0। आप इनमें से घटा दीजिए, तो दोनों की वैल्यू रख करके घटाएंगे तो हमारा इतना E0 आ जाएगा, और E0 आ जाएगा तो वही ई सेल हमारा जो है प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से जो है लगाए जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2020 के पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये आपको पेपर में 2019 के सेट में जो है देखने को मिल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है कि Mg ठोस ये है, और फिर Mg2 प्लस 4 जिसका कंसंट्रेशन 0.1 m दे रखा है, और फिर जो है दूसरा हमारा जो अर्ध सेल है Cu2 प्लस 4, इसका कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 m दिया है, और फिर Cu ठोस, यानी अर्ध सेल एक ये है, दूसरा अर्ध सेल ये है, और इसमें सेल के ईएमएफ की गणना करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल की गणना करना है। दिया गया है क्वेश्चन में कि मानक अपचयन विभव Cu2 प्लस 4, Cu का जो है प्लस 0.34 वोल्ट है, और E0 का जो है यानी Mg2 प्लस 4 Mg का जो दे रखा है वो है -2.37 है वोल्ट जो है दे रखा है। ये आपका जो है क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते हैं कैसे लगाना है। सेम वैसे ही लगेगा जैसे इससे पहले बताए हैं, बस इसको लगाइए आप। अगर हम बात करें इस सेल में, तो हमारा जो एनोड अब क्रिया हो रही है, एनोड पर जो क्रिया होगी, एनोड की अगर हम बात करें एनोड पर, तो हमारा जो Mg है, चूंकि ये सॉलिड है भाई, Mg सॉलिड है, तो अब ये Mg जो है भाई 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 2 प्लस 4 जो है ये विलयन में जाकर के बनाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण होगी। इसी तरीके से अगर हम Cu की बात करें, तो ये Cu2 प्लस 4 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये विलयन में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो Cu ठोस का निर्माण कर रहा है। तो ये जो है अपचयन होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अपचयन प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया जो है कैथोड पर हो रही है, कैथोड पर, ये एनोड पर हो रहा है, और ये प्रक्रिया जो है कैथोड पर देखने को मिल जाएगी। तो दोनों में आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है देखने को मिल रहे हैं, यानी n की वैल्यू आपको 2 मिल गया। अब अगर इस सेल का इस मानक अपचयन विभव निकाला जाए, तो भाई E R हो जाएगा माइनस E L हो जाएगा, दोनों को हम घटा देंगे। तो अगर देखा जाए तो E R जो होगा Cu2 प्लस 4 Cu हो जाएगा, और माइनस E ये हो जाएगा Mg2 प्लस 4 और फिर Mg हो जाएगा। अब इसके अगर वैल्यू रखें यहाँ पे, तो E0 हमारा मानक अपचयन विभव जो मिलेगा, तो भाई Cu का वैल्यू दे रखा है, ये है प्लस 0.34 दे रखा है, और माइनस अगर इसका देखा जाए Mg का, तो ये माइनस में है 2.37 वोल्ट दे रखा है। इसको और ठीक करोगे तो 0.34 ये रहेगा ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2.37 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मानक अपचयन विभव जो प्राप्त होगा भाई, यहाँ पर 7 4 11 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, दशमलव अपनी जगह लग जाएगा, और 2 आ जाएगा। इतना वोल्ट जो है हमें मानक अपचयन विभव जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आएगा? अब जो कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन Mg2 प्लस 4 जो दिया गया है वो 0.1 m दे रखा है, और इसी तरीके से अगर हम बात Cu2 प्लस 4 की करें, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 m दे रखा है।
हमें फार्मूला पता है कि ई सेल जो होता है E0 माइनस 0.0591 अपान n, और यहाँ पर लॉग बेस 10 ये हो जाएगा Mg2 प्लस चार्ज और नीचे जो है Cu2 प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इनके वैल्यू हम जरा रख देते हैं। तो भाई E0 इसके वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, तो ये है 2.71 यहाँ है, और माइनस ये 0.0591 और n की वैल्यू हमने यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, और फिर log बेस 10 Mg2 प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन जो दे रखा है 0.1 है, और नीचे Cu2 प्लस चार्ज का 1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -1 है। देखो ये 10 की पावर -1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा 2.71 माइनस 0.0591 अपान 2, और अगर हम log बेस 10 की बात करें तो ये आ जाएगा 0.1 गुणे 10, ये हो जाएगा ऊपर, और बटे में 1 रहेगा ही रहेगा, 10 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो है log बेस 10 1 आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू 0 होती है भाई, जिसकी वैल्यू जो है 0 होती है ये उठा के यहाँ 0 कर देगा, तो ये 2.71 और यहाँ पर जब रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा ई सेल जो है यही मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं भाई। यहाँ पर ये जो log का हिसाब है log बेस 10 ये ऊपर हो जाएगा 1/1, तो 1/1 मतलब 1, इसकी वैल्यू इतना हो जाएगा, तो हमें इतने तो मिल जाएगा ई सेल। तो ई सेल बराबर इतना वोल्ट जो है हमें देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है इस तरीके से निकाला जाता है, जो हमारा दिया गया एनोड पर और फिर कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेंगे, और मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है निकाला जाता है। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टाइप का और इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन जो आप न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये 2020 में के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा है, एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 2Fe2 प्लस चार्ज ये विलयन में होगा, और प्लस 2I नेगेटिव चार्ज ये भी विलयन में होगा। तो आगे 2Fe2 प्लस और प्लस I2 जो है बनेगा। और फिर जो है क्वेश्चन में इस सेल का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का दे रखा है 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है, यानी मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी का मान जो है आपको निकालना। एक फार्मूला आपको पता होगा, जो मानक गिब्स ऊर्जा होता है डेल्टा जी 0 बराबर -mFe0 सेल भाई, डेल्टा जी मानक बराबर होता है n-nFe0। ये जो है डेल्टा जी मानक गिब्स ऊर्जा की जो है फार्मूला होता है। तो हमें भाई n की वैल्यू पता होना चाहिए, f की वैल्यू पता होना चाहिए, e की वैल्यू पता होगा तभी तो डेल्टा जी निकलेगा। समझ में आई बात। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है भाई, हमारे क्वेश्चन में ई सेल दे रखा है, मतलब E0 सेल की वैल्यू जो है दे रखा है वो है 0.236 वोल्ट, यानी ये मिल गया। n की वैल्यू हमें निकालना है। तो जो अभिक्रिया दी गई है, अगर इसमें हम देखें यहाँ पर Fe जो दिया गया है 3 प्लस चार्ज है, जो रिएक्शन होगा 2Fe3 प्लस चार्ज ये Aq है। इसमें अगर हम भाई अगर देखा जाए 3 दूनी 6 प्लस चार्ज, इसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 2Fe2 प्लस चार्ज। भाई 6 में से 2 निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज में ऐड कर देंगे तो हमारा 4 प्लस चार्ज बचा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2I नेगेटिव की बात करें तो ये जो होगा हमारा, ये विलयन में जो दिया गया है ये क्या करेगा I2 में चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। समझ में आ गया होगा। तो इनके अगर प्रत्येक पद में देखा जाए तो हमें n की वैल्यू जो मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 हो गया। अब बचा हमारा F। तो F जो होता है ये फैराडे होता है, ये 96500 ये फैराडे नियतांक है, इसको ध्यान रखें।
और ये कूलम मोल इनवर्स होता है। समझ में आई बात? अब इसी पर रख देते हैं तो हमारा डेल्टा G0 बराबर माइनस m की वैल्यू जो है 2 है मल्टीप्लाई और f की वैल्यू जो है 96,500 हो जाएगा और गुणे ई सेल की वैल्यू जो दे रखा है 0.236 ये हमारा दे रखा है। देखो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराएं चाहे इसको करा दो चाहे इसको चाहे जैसे कर लो, कुल मिला के तीनों को गुणा करना है तो ये हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 1 और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 अंक के बाद दशमलव लगा है इतना आ जाएगा। इसको हम जो है 96,500 से गुणा करा देंगे तो आप जो है यहाँ जब गुणा कराएंगे तो ये हमारा जो डेल्टा G0 की वैल्यू मिल जाएगी 45,5480 जूल मोल इनवर्स जो है प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको आप डेल्टा G बराबर निकालेंगे तो अब जूल को किलो में चेंज करेंगे तो ये 455.48 केल्विन जूल ये जो है किलो जूल मोल इनवर्स के जूल मोल इनवर्स में मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन को हम मेंटेन करेंगे, 3 प्लस चार्ज है 2 प्लस चार्ज मिलाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और ये I नेगेटिव जो है उधर I2 में चेंज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर डेल्टा G बराबर जो हमारा फार्मूला होता है -NFe0 सेल होता है और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखा है N हमें यहाँ से मिल जाएगा और F फैराडे नियतांक है। कुछ नहीं करना है, सबको गुणा कर देना है और ये हमारा माइनस में ही आएगा। इसको ध्यान रखिएगा ये माइनस लगा है यहाँ पे तो माइनस में ही होगा। समझ में आई बात कि नहीं? आराम से गुणा कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जूल मोल इनवर्स में आ जाएगा और जूल मोल इनवर्स को किलो केल्विन में चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपका लग जाएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आप लगा ले जाएंगे। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन का जिक्र किया है बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। बस ऐसा हो सकता है किसी में कुछ दिया हो किसी से कुछ पूछा गया हो, बस इतने हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप बोर्ड एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन को लगा के आएंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।